सच है तो दिखेगा। टॉप स्टोरी प्रायोजक इमामी फेयर एंड हैंडसम, वर्ल्ड्स नंबर 1 फेयरनेस क्रीम फॉर मेन। नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज़ 11 टॉप स्टोरी में आप सबों का स्वागत है। आज का हमारी टॉप स्टोरी का विषय है ऐ वतन तेरे लिए। झारखंड में राज्यसभा चुनाव दोबारा हो रहा है और उसके लिए प्रक्रिया चल रही है। नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। इसी बीच आज कुछ ऐसा हुआ जो सोचने पे मजबूर करता है। एक फौजी आया अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। उसे पता नहीं था कि राज्यसभा चुनाव में जाने की प्रक्रिया क्या होती है। उसे ये भी नहीं पता था कि प्रस्तावक भी चाहिए होते हैं। बस कहीं न कहीं एक जज्बा था, एक सोच थी, एक जागरूकता थी कि मुझे भी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करना है। और वो सीधे पहुंच गया विधानसभा परिसर। विधानसभा परिसर में कोशिश ये थी नामांकन दाखिल करने की, लेकिन जब नियम कानूनों की बात की गई तो फिर हंगामे की नौबत आ खड़ी हो गई। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर यूं ही सरगर्मियां तेज है। झारखंड इतिहास रच चुका है। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग के नाम पर और हॉर्स ट्रेडिंग के नाम पर राज्यसभा चुनाव रद्द भी हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब खुलेआम 2 करोड़ 15 लाख रुपए पकड़े गए और उसके बाद पूरा मामला सीबीआई को दे दिया गया है। सीबीआई जांच कर रही है। कई विधायकों के यहाँ हर दिन खबरें आ रही हैं कि छापा पड़ रहा है। जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर हॉर्स ट्रेडिंग के पैसे आए तो कहाँ से आए, किसने दिए और अब वो पैसे कहाँ गए। ये तो जांच का विषय है। मुकम्मल जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इसे लेकर पूरे झारखंड में लोगों के बीच भी एक जागरूकता आई है। लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा है कि राज्यसभा चुनाव में जो हुआ है वो गलत हुआ है। और इसी का असर कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि एक रिटायर्ड फौजी, सेवानिवृत्त फौजी आज नामांकन दाखिल करने के लिए राज्यसभा परिसर चला आया और कोशिश उसकी यही थी कि वह भी नामांकन दाखिल करे और सर्वोच्च सदन में जाने के लिए अपनी कोशिश करे। तो कौन है ये मनीष कुमार और ये क्या चाहते थे और क्यों वहां पे हंगामा बरपा, ये पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं। दो तीन कंपनीज खोली, उसके बाद एक किताब लिखी, आई हैव द कंट्रोल्स, जो इंटरनेशनल इसमें काफ़ी लोगों ने सराहा भी है। के रूप में 14 साल देश की सेवा की है। वहाँ मुझे जिसको कहते हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ कमेंडेशन मेडल वो मिला है। साइक्लोन ऑपरेशन में लोगों की जान बचाने के लिए, भूकंप में लोगों की सहायता करने के लिए। उसके बाद 2006 में मैंने फौज छोड़ी, फिर एक्सेलराइज से एग्जीक्यूटिव MBA किया, 2-3 कंपनीज खोली, उसके बाद एक किताब लिखी, आई हैव द कंट्रोल्स, जो इंटरनेशनल इसमें काफ़ी लोगों ने सराहा भी है। शौक हवा से बातें करना और पेशा आसमान से देश की रक्षा करना। इसने तूफान में लोगों की सेवा की और भूकंप में लोगों को सहारा दिया। मनीष भारतीय वायुसेना में विमान उड़ाते थे और आसमान से देश को निहारते थे, ये देखने को कि देश ठीक तो है। लेकिन मनीष को क्या पता था कि देश के दुश्मन बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी हैं, जो सिस्टम में बैठकर देश को बर्बाद कर रहे हैं, राज्य को बेच रहे हैं और राजनीति को कलंकित कर रहे हैं। बस यही सोच मनीष को खींच लाई राजनीति के द्वार, क्योंकि वो जानते हैं कि देश को बदलना है तो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनकर देश की सरकार चलाना होगा। जी हाँ, झारखंड की खराब हालत, देश की खराब हालत, तो पता नहीं चला देश कौन चला रहा है, राज्य कौन चला रहा है। आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप लोग सुधार करना चाहते हैं, कम से कम बेसिक सिविक कम्युनिटी तो होनी चाहिए। चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ, जो हो रहा है और जो हो सकता है, उसने एक फौजी को इतना झकझोर दिया कि जिस्म पर वर्दी
और बाजू पर तिरंगा लगाए वो विधानसभा पहुंच गया राज्यसभा चुनाव में नामांकन के लिए। लेकिन राज्य बदलने की चाह रखने वाले इस जवान को ना प्रस्तावक मिले ना इज्जत मिली। इसे नहीं पता था कि प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है। बस इसे पता था कि देश बदलने के लिए ये जरूरी है। इसीलिए सचिव के कमरे में बैठकर ही वो प्रक्रिया पूरी करने लगा तो सचिव से फटकार मिली और पुलिस वालों से जिल्लत मिली। ऐसे बर्ताव हुआ जैसे ये फौजी नहीं आतंकी हो। इसीलिए इसे घेर कर रखा गया और फिर ले जाया गया। इस बार आप अगली बार फिर आएंगे क्या? अगली बार आऊंगा, राज्यसभा नहीं तो लोकसभा। ठीक है, थैंक यू। ये एक वीर जवान है जिसने हारना कभी सीखा नहीं। ये डिग्री और सफलता के तमगे उसकी शान बढ़ाते हैं, लेकिन देश उस तमगे से नहीं बदलता। किताब लिखना शौक नहीं, जरूरत है और देश की रक्षा कर्तव्य। मनीष का आना और जाना शायद किसी को मजाक लगे, लेकिन ये उन विधायकों के गाल पर जोरदार तमाचा है जो पैसे लेकर बिक जाते हैं। मनीष उस भारतीय भीड़ का एक चेहरा है जो गुस्से में है, उबल रहा है देश बदलने को, झारखंड की राजनीति सुधारने को। न्यूज़ 11 के लिए रांची से कैमरामैन दीपक के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो आपने देखा एक फौजी के जज्बे को। उस वक्त हमारे संवाददाता राकेश वहां मौजूद थे, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। जी राकेश, आप वहां मौजूद थे, आपने पूरी कहानी अपनी आंखों से देखी है। क्या कहा जाए इसे, जज्बा, देश प्रेम, एक मजाक, या फिर झारखंड में जो सिस्टम है उस पर एक तमाचा? जी राकेश। पूरी तरह से गहमा गहमी दिखाई पड़ रही थी। वहीं एक फौजी पहुंचता है और ख़ास करके जिस प्रकार से अपना नामांकन भरना चाहता है, उसके बाद से उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है वो बड़ा दुखद कहा जा सकता है। और साफ तौर पे जिस प्रकार से उसके जज्बे की बात देखने को मिली थी कि किस प्रकार से वो वहाँ पहुँचता है। उसे जानकारी नहीं थी कि राज्यसभा चुनाव में जाना है, किस प्रकार से वहाँ पहुँचना है। उसने अपना फॉर्म लिया था और फॉर्म लेने के बाद से प्रस्तावक ढूंढ रहा था, विधायकों को ढूंढ रहा था, कई प्रस्तावकों की बात कर रहा था कि शायद विधानसभा पहुँचेंगे और हो सकता है कि बातचीत होगी और उनके प्रस्तावक बनेंगे। लेकिन कुछ स्थितियां इस प्रकार बदली कि उसे पहले तो विधानसभा परिसर से बाहर निकाला गया और उसके बाद से वहां के जो पुलिसकर्मी थे, वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, काफ़ी दुखद का पहलू कहा जा सकता है। और साफ तौर पे वहां देखने को मिला कि उसके बाद से बड़े अधिकारी भी वहां पहुंचे पुलिस के, और वहां से उन्हें ले जाया गया एक अज्ञात जगह पे ले जाया गया जहां शायद पत्रकार नहीं पहुंच पाए, सभी पत्रकार। लेकिन अंतिम क्षणों के बात की जाए, वहां तक हमने जो बातचीत की थी उनके जाने से पहले, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वे एक आम नागरिक की तरह यहां पहुंचे थे और अपना नामांकन भरना चाहते थे राज्यसभा के लिए, लेकिन उन्हें प्रस्तावक नहीं मिल पाए हैं और वे चाहते हैं कि अंतिम समय तक उन्हें प्रस्तावक मिल जाए। तो कई तरह के सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं कि एक आदमी क्या सोचता है और राज्य में जो कुछ परिस्थितियाँ बनती नजर आ रही हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर, भ्रष्टाचार जिस प्रकार से दिखाई पड़ा है और पैसों के लेन देन की बात कही जा रही है, वैसे में एक आम आदमी क्या सोचता है, देश के लिए क्या सोचता है। और खास करके कहा जा सकता है कि जब वह सेना से जुड़ा हुआ आदमी हो तब क्या स्थितियां पैदा होती हैं, उसके दिल में कहीं ना कहीं ये जगह होगी कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार को मिटाया जा सके। और इसी को लेकर इस प्रकार का उदाहरण देखने को मिला है। लेकिन आज जो कुछ हुआ है उसको लेकर साफ लगता है कि एक आदमी खड़ा होकर चाहता है कि देश ही नहीं अपने राज्य की भी रक्षा करे और इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों से मुक्त दिलाया जा सके। जी राकेश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, देश प्रेम का जज्बा कहीं न कहीं उन्हें यहाँ लेकर आया था, लेकिन आपने बताया कि उन्हें अपमानित करके वहां से निकाला गया। राकेश जी, वो सचिव के कमरे तक चले गए थे, तो आखिर सवाल ये भी खड़ा होता है कि वो वहां तक चले गए और उसके बाद आखिर बात बिगड़ी कहाँ? देखिए, उनसे हमारी पूरी बातचीत हुई है। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कोशिश की कि सचिव के कैमरे में, जहाँ पे कुछ खास करके रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में भी सचिव थे, विधानसभा के सचिव कौशल किशोर, तो वहाँ मौजूद थे। उनके टेबल पर भी बैठकर अपना फॉर्म भरना चाह रहे थे, नामांकन पत्र दाखिल करना चाह रहे थे, वहाँ वो प्रक्रिया पूरा करना चाहते थे और जानकारी चाह रहे थे कि आखिर कहाँ पर गलती हो रही है, उसे दुरुस्त किया जाए। तो इस प्रकार की प्रक्रिया के बाद से जब रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर कौशल किशोर ने उनसे कहा कि आप बाहर जाकर भरिए, तो वो वहाँ से बाहर आए और बाहर आकर
सीढ़ी के पास ही बैठ गए, वहाँ भरकर कोशिश की कि फॉर्म भरा जाए और फिर वहाँ से निकलकर परिसर के बाहर आए और एक किनारे जाकर सिगरेट पीने लगे। तब जाकर वहाँ पे मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें मना किया और कहा कि विधानसभा परिसर से आप बाहर जाइए। और वहाँ के बाद से विधानसभा के पहले गेट की बात की जाए, वहाँ से बाहर जाकर एक दीवार पर बैठकर अपना वो पर्चा भरने की कोशिश करने लगे। इस बीच उन्होंने कई लोगों को फ़ोन भी लगाया और बातचीत की और उनका कहना था कि कई विधायकों से बातचीत हुई है, लोग बातचीत कर रहे हैं, उनके लोग बातचीत करके यहाँ पहुँचने वाले हैं और कोशिश की जा रही है कि अंतिम समय तक उनका पर्चा दाखिल हो जाए। लेकिन जब समय बीत गया, 3 बज गए दिन के, उसके बाद से कोई भी विधायक आया और ना ही कोई उनका आदमी आया। तब जाकर पता चला कि शायद उनका कोई आदमी नहीं पहुँचने वाला है। इसके बाद से वहाँ के पुलिसकर्मी उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की और बाद में पता चला कि मुख्य द्वार को भी बंद कर दिया गया है। और तब तक उन्हें पता चला कि पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहाँ पहुँच गए हैं और बातचीत कर रहे हैं इस मामले में कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं, और उन्हें परिसर से बाहर निकालने की कोशिश की गई। साथ ही साथ ये भी कोशिश की गई कि उन्हें थाने ले जाया जाए, जिसका उन्होंने पूरी तरह से विरोध किया। और इसके बाद से पुलिस के जवानों ने मुख्य द्वार को बंद कर दिया और जैसे ही अपनी कार से वे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, तब उन्हें हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेकर जगन्नाथपुर थाना ले जाया गया। और उसके बाद से कहाँ ले जाया गया इसकी जानकारी नहीं मिली है। हालांकि उनसे हमारी अभी भी बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें छोड़ दिया है और फिलहाल वे अपने घर पर मौजूद है। जी राकेश जी, बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो देश सेवा का जज्बा था उनके अंदर, जिस तरह वो यहाँ आए थे, वो अपनी जवानी उन्होंने देश सेवा में गुजार दी है और अब भी कहीं उन्हें लग रहा था कि उन्हें देश के लिए कुछ करना चाहिए और इसलिए वो सर्वोच्च सदन में जाना चाहते थे। नहीं लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, बदसलूकी हुई है? उन्हें अगर समझाया जाना भी था तो वो बेहतर तरीके से बताया जा सकता था, लेकिन कहीं न कहीं उनके साथ बदसलूकी हुई है। क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पे उनसे हमारी बातचीत हो रही थी तो वे काफ़ी आहत नज़र आ रहे थे। हालांकि उन्होंने किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया, सभी सवालों का जवाब सही तरीके से दिया और साथ ही साथ बड़ी बात उन्होंने बताई कि वे एक आम नागरिक की तरह आए थे यहाँ पे और वो चाहते थे कि राज्यसभा चुनाव के लिए जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाए चुनाव के लिए, लेकिन वो प्रक्रिया कुछ कारणों से नहीं पूरा किया जा सका है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियाँ दिखाई पड़ी, बाद में जब वे पर्चा दाखिल नहीं कर पाए, इसके बाद उनके साथ जिस प्रकार से बिहेव किया गया खास करके पुलिसकर्मियों की तरफ से, उसको लेकर वे काफ़ी आहत दिखाई पड़ रहे थे और दुखी होकर उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान कहा था कि ये काफ़ी कुछ गलत हुआ है। जी राकेश जी, आज का दिन जो था और नामांकन का अंतिम दिन था, गहमा गहमी भी रही होगी। संजीव कुमार ने भी आज पर्चा भरा और क्या कुछ इस दौरान कुछ उनको लेकर कोई प्रतिक्रिया मिली क्या? उन्होंने कोई भी बात नहीं की। खास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि यही उन्होंने कहा कि सीधे वे चाहते हैं कि अपना नामांकन पत्र भरें और कोशिश करें कि लोगों को जुटाकर प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल करें। और इसके अलावा उन्होंने कोई भी बात करने की कोशिश नहीं की किसी से और चाह रहे थे कि किसी भी स्थिति में वे अपना पर्चा दाखिल करें। जी राकेश जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं एक्स फ्लाइट लेफ्टिनेंट मनीष कुमार जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में। मनीष जी, जानना चाहेंगे आप सर्वोच्च सदन यानी कि राज्यसभा क्यों जाना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट नहीं हूँ, मैं एक स्क्वाड्रन लीडर हूँ जी। ठीक है। और मैं राज्यसभा जाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि जो राज्य की और जो देश की हालत है और खासकर राज्य की जो हालत है वो सुधारना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आज आप वहां गए थे और उसके बाद क्या कुछ हुआ हम आपके मुंह से भी सुनना चाहेंगे। ये तो आपने देखा था, पहले मैं आपके निर्वाचन अधिकारी के यहाँ जाके अपना नॉमिनेशन फाइल करने की कोशिश मैंने की थी, तो मुझे कुछ नॉमिनेशन पेपर में कुछ डाउट था, वो उनसे पूछने की कोशिश की कि जो मैं भर रहा हूँ सही भर रहा हूँ या नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि ये जगह नहीं है, आप पहले भर के आइए और फिर यहाँ पे आके अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल कीजिए। तो फिर मैं उनके ऑफिस से निकल के मैं बाहर की कुर्सियों में बैठ के भर रहा था, तो उन्होंने वहां से भी हमें निकाल दिया। बोला कि आप यहाँ से गेट से बाहर जाके भरिए और आपके पास कोई भी विधायक नहीं है आपको सपोर्ट करने के लिए। तो हमारे लोग बाहर खड़े थे, वे इंतजार कर रहे थे मेरे हाथ का कि मैंने जो टाइम दिया था उनके आने के लिए, बट उनको आने नहीं दिया गया अंदर। तो उसके बाद जो हुआ तो वो आपने देखा ही। जी मनीष जी, क्या विधायकों से बातचीत हुई थी आपकी प्रस्तावक बनने के लिए? हाँ, हमारे जो एक सर्विसमैन एसोसिएशन के जो अधिकारी हैं उन्होंने बात की हुई थी कुछ विधायकों से जो तैयार थे मुझे समर्थन देने को, बट जो ऐसा कुछ हुआ तो उनको जब भनक मिल गई कि ये मुझे अंदर आने नहीं दे रहे हैं और
मुझे निर्वाचन पत्र ये निर्वाचन पत्र सबमिट करने नहीं दे रहे हैं, तो उनको भी कुछ भनक लगी और उन्होंने फिर सामने आने से इनकार कर दिया। जी मनीष जी, आप जानते ही होंगे राज्यसभा चुनाव यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से रद्द हो चुके हैं। विधायकों को खरीदने के लिए पैसे भी बरामद हुए हैं। तो आपने जिस प्रदेश में विधायक बिकते हो वहां आपने उम्मीद की थी कि एक फौजी को वे लोग राज्यसभा भेजेंगे। क्या लगता है, क्या आपकी ये उम्मीद बेमानी नहीं थी? नहीं, बेमानी। अभी भी कुछ विधायक हैं जिन्हें अपने देश के लिए और अपने अंतरात्मा के लिए कुछ करने का जज्बा है, और जो अपने पार्टी विप के सामने नहीं आना चाहते। उनका था कि अगर आप निर्वाचन पत्र दाखिल करते हैं तो कम से कम आपका निर्वाचन पत्र को दाखिल करा देंगे, उसके बाद जो होगा तो वो मेरे ऊपर और मेरे जो समर्थन करने वाले लोग हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो मुझे किस तरह से निर्वाचित करते हैं। जी मनीष जी, आपने देश की सरहदों की रक्षा की है। क्या लगता है कि अब देश को सुधारने के लिए, स्थिति को ठीक करने के लिए फौजियों को आना होगा? फौजियों को नहीं, अच्छे लोगों को आना होगा। फौजी हो या बाहर सिविलियंस हो, न मैं न मेरे जो लोग हैं मेरे साथ वाले, वो ये नहीं कहते केवल फौजियों को आना पड़ेगा। मेरा तो ये मानना है कि कोई भी जिसको थोड़ी सी समझ बूझ है, जो देख रहा है देश को धरातल की तरफ जाते हुए, कोई भी ऐसा आदमी जिसको देश के लिए जज्बा हो, जो वंदे मातरम सुन के जिसके रोम शेयर उठते हैं, या मेरे वतन के लोगों सुनने पे जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आगे आना चाहिए। बिल्कुल मनीष जी, आपके अंदर भी जज्बा है। आप उसी जज्बे के साथ आज विधानसभा पहुंचे थे। आप एक फौजी भी हैं, आपने अपनी पहचान भी बताई थी। इसके बावजूद आपको पुलिसकर्मियों ने वहां इस कदर घेर के रखा जैसे आप कोई फौजी नहीं आतंकी हो। कैसा लगा आपको, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, मेरे को ये नई चीज नहीं है। मैंने पुलिस की जाति पहले भी देखी है। ये किसी भी फौजी से पूछ लीजिए, जो इज्जत एक फौजी की होनी चाहिए, वो ना तो फौज में है ना देश वालों के लिए है। जो कुर्बानी फौजी देते हैं उसकी भनक न बाहर के लोगों को पड़ती है। और बड़े दुख की बात है कि वर्दीधारी लोग भी नहीं जानते कि ये फौजी अपने देश की रक्षा के लिए या अपने वतन के लिए क्या कुर्बानी देता है। तो जब वर्दी वालों से बेइज्जती हो सिविलियन से, तो उनको हम माफ कर देते हैं, जिनको पता नहीं है। जब वर्दीधारी जो खुद भी गोलियों के शिकार होते हैं और जब दूसरे वर्दीधारी की इज्जत नहीं करते हैं, तब बहुत बुरा लगता है। मनीष जी, आपने कहा अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आने की जरूरत है। आपने भी यही कोशिश की थी, लेकिन कोशिश नाकाम हो चुकी है। आज अंतिम दिन था, अब आगे क्या करेंगे आप? नहीं हुई है। नहीं, कोशिश नाकाम नहीं हुई। आज के लिए राज्यसभा के लिए नहीं, ये राज्यसभा, अगर आप एक आम नागरिक को आप नॉमिनेशन फाइल करने नहीं देते हो, जबरदस्ती करते हो, तो ये नामांकन तो रद्द होगा। तो ये जो 3 लोगों ने या 4 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, और आप एक आम नागरिक को आप अगर नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने देते हो, ये तो मेरे लॉयर के हिसाब से ये तो नामांकन ये तो रद्द हो चुका है। तो फिर से नामांकन पत्र दाखिल होंगे, और मेरे पूरा विश्वास है कि मैं राज्यसभा में मनोनीत होऊंगा। जी मनीष जी, तो क्या अब ये जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया की वजह से आज आपको बाहर किया गया, आप इस प्रक्रिया को चुनौती देंगे? हाँ, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये तो कोई भी बला आदमी यही करेगा कि आपकी अगर जो बेइज्जती हुई, जो आपका हक है, आपका हक अगर आपसे मारा जाए, तो जैसे गांधी जी ने कहा था, अत्याचार करना से बड़ा जुर्म अत्याचार सहना है। तो अगर मैं इसको चुपचाप सह लेता हूँ तो लोग क्या मिसाल देंगे कि एक फौजी की इतनी बेइज्जती हुई, जबकि एसपी साहब हमारे जो पिताजी जो रिटायर्ड डिप्टी जज है, उनको कहा कि अपने बेटे को अगर देखना है तो आके यहाँ थाने में आके मिलिए और इसको ले जाइए। मैंने वही पूछा एसपी साहब से कि मेरा जुर्म क्या है, कि नामांकन पत्र दाखिल करना जुर्म कब से हो गया है। तो मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट है, मैं मदर इज हार्ट पेशेंट, और उनको जो आज जो सहना पड़ा है केवल इसलिए कि उनका बेटा नामांकन पत्र दाखिल करने गया था, और पूरा मेरा खानदान आज छितर-बितर हो गया है। जी बिल्कुल मनीष जी, आपने एक किताब भी लिखी है होप द कंट्रोल। तो क्या लगता है यहाँ किसका कंट्रोल है, क्या कहेंगे आप? दोबारा कहिए, समझ नहीं पाया। जी, आपने एक किताब भी लिखी है आई होप द कंट्रोल। आई हैव द कंट्रोल। जी, क्या लगता है आज की व्यवस्था में यहाँ पर किसका कंट्रोल है, क्या वो उचित है?
नहीं, जिसका भी कंट्रोल है, व्यवस्था तो रिमोट कंट्रोल पे चल रही है, तो सब कुछ जग जाहिर है। तो वही अब दोबारा ये कंट्रोल अब जनता के हाथ में आ जाए, जितनी जल्दी आ जाए उतना बढ़िया है। नहीं तो जितना देर होगा जनता उतनी बेरहमी से कंट्रोल वापस लेगी, वो लोगों को पसंद शायद नहीं है। चलिए मनीष जी, हम दुआ करेंगे आप अपने मकसद में कामयाब हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनीष कुमार, एक फौजी जो इस जज्बे के साथ राज्यसभा पहुंचे थे कि उन्हें लगता था कि अब अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आने की जरूरत है, राज्यसभा पहुंचने की जरूरत है। हम बात करेंगे एक बार फिर से हमारे संवाददाता राकेश से। जी राकेश, आपने उनकी बातों को सुना, उन्होंने कंट्रोल की भी बात कही और ये भी कहा कि जो प्रक्रिया है उन्हें दुख हुआ है, उन्हें अपमानित किया गया है, उन्हें थाने में बुलाकर बैठाया गया है। क्या लगता है, क्या कहेंगे आप राकेश जी इस पर? देखिए, मनीष कुमार के साथ जो कुछ हुआ वो तो दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल एक बात सामने आया है कि आम आदमी भी अब सोचने लगा है। एक जो सामान्य आदमी या फिर जो इस तरह के लोग हैं जो देश सेवा करके यहाँ पहुँचे हुए हैं या फिर अपने समाज और देश की बात करते हैं, वे लोग भी राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर बातचीत के दौरान कहा था कि अगले चुनाव में हो सकता है कि वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, उस समय हो सकता है कि प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे। और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को आना चाहिए जो देश सेवा कर चुके हैं या समाज सेवा कर रहे हैं या फिर देश के लिए सचमुच सोच रहे हैं। जी बिल्कुल। राकेश जी, क्या लगता है आपको, इस तरह के लोगों को आने की जरूरत है अब? जाहिर सी बात है कि जो लोग, ऐसे लोग अगर सामने आएंगे तो ये भ्रष्टाचार वाली जो बात आती है, लगातार पैसों का लेन देन करने की बात आती है, वो सारी चीज़ें बंद हो सकती हैं। और ऐसे लोग जब सामने आएंगे तो सचमुच यहाँ का काम हो पाएगा, यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो पाएगा, विकास का राह तेज हो पाएगा। और साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है राज्य में खास करके कि ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है और ऐसे सभी लोगों को आगे आकर राजनीति में आना चाहिए और लोकसभा हो, विधानसभा हो या किसी भी तरह का चुनाव हो, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जी चलिए राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे संवाददाता राकेश, जिनका भी कहना था कि ऐसे लोगों को आना चाहिए। सोचने की बात इस पे है कि जब कोई आम आदमी, जब कोई फौजी या फिर कोई आम अच्छा आदमी जब सिस्टम में शामिल होना चाहता है, आना चाहता है पॉलिटिक्स में, तो कहीं न कहीं उसके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, इसकी एक नज़ीर देखने को मिली है कैप्टन मनीष कुमार के मामले में। किस तरह से उन्हें अपमानित किया गया है, थाने में ले जाकर बैठाया गया है, जो कहीं न कहीं सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर ये कैसी व्यवस्था है और ये क्या हुआ। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जरूरत है ऐसे लोगों की जो मुख्यधारा की राजनीति में आए और राजनीति को एक नई दिशा दें। और इसके साथ ही आज की हमारी टॉप स्टोरी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 11। नमस्कार। टॉप स्टोरी प्रायोजक इमामी फेयर एंड हैंडसम वर्ल्ड्स नंबर 1 फेयरनेस क्रीम फॉर मेन। न्यूज़ 11 सच है तो दिखेगा। गलती हो गई, बाकी सब बढ़िया है। हाँ ठीक है।